नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने निवेश सहित सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर माह के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 45% बढ़कर 29 अरब 79 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, खेलो इंडिया योजना में 21 खेलों के 2700 से अधिक एथलीटों की पहचान की गई है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। और ओमान के मस्कट में आज शाम पुरुषों के हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत का सामना मलेशिया से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराएंगे। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू किए गए इन कानूनों का उद्देश्य विधि प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। कार्यक्रम का विषय है दंड से न्याय के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित और विकसित भारत। कार्यक्रम के दौरान नए कानूनों के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दिव्यांगजन के जीवन को समृद्ध करने के लिए 16 परिवर्तनकारी उपायों का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 5 दिन की यात्रा पर ओडिशा रवाना होंगी। राष्ट्रपति इस यात्रा के दौरान पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण करेंगी और भुवनेश्वर में आदिम ओवार जरपा जाहिर का दौरा करेंगी। वे पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय की 75वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी और ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह और परिचालन प्रदर्शन में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वे भुवनेश्वर में नए न्यायालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के दौरे पर मुंबई जाएंगे। वे केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और शताब्दी स्तंभ का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने निवेश सहित सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि यदि हम शस्त्रीकरण के युग में नहीं हैं, तो तेजी से लाभ उठाने के युग में हैं। इसलिए नीति निर्माताओं को निवेश सहित सभी आर्थिक निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के नजरिए से लेने होंगे। विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी चीन की आक्रामक व्यापार शैली के प्रति बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI ने इस वर्ष अप्रैल से सितंबर की छमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 45% की वृद्धि हुई है। इस दौरान 29 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार FDI का लाभ मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन क्षेत्र को हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भूमि के क्षरण और बंजर होने जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के व्यापक प्रयासों को रेखांकित किया है।
सऊदी अरब के रियाद में कल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP16 के अंतर्गत भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सूखे की स्थिति का सामना करने के संबंध में मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान भारत की ओर से दिए गए बयान में उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दिशा में भारत की यात्रा परिवर्तनकारी प्रतिबद्धता, नवाचार और सतत विकास के रूप में चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के सभी सदस्य देश इस यात्रा में बराबर के साझेदार हैं। By addressing challenges such as food security and climate change, India is creating a green jobs and enhancing rural prosperity while building drought resilience. By pledging to restore degraded lands, enhance livelihoods and protect fragile ecosystem, we align our action with the sustainable development goals. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज से नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के कल्चरल कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और विपक्षी दलों के बीच सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद भवन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन का अनुरोध किया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सुचारू रूप से संसद चलेगी और दोनों सदनों में संविधान के मुद्दे पर एक विशेष चर्चा होगी। सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है, हम अच्छी तरह से प्रयोग करें। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सब मुद्दे रखने चाहते हैं, वो अपना जो नोटिस देंगे और स्पीकर साहब में विचार करेंगे या चेयरमैन राज्यसभा में विचार करेंगे। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल जारी है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता मुंबई में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री रूपाणी ने कहा कि बैठक में सबका मत जानने का प्रयास किया जाएगा। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहां एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। पार्टी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी। बिहार में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने और अन्य धांधलियों के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 4,500 पद भरने के लिए आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित परीक्षा रद्द कर दी गई है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। ये परीक्षा रविवार और सोमवार को पटना में 12 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। दुनिया की सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी की आज 40वीं बरसी है। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रार्थना सभा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत हुए गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। नवंबर माह तक 20,000 से ज्यादा गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। इसके फलस्वरूप गैस पीड़ित मरीजों को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन संचालित 6 अस्पतालों और 9 औषधालयों के साथ प्रदेश के सभी अनुबंधित अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड मिलने से गैस पीड़ित चांद भाई और मोहम्मद साबिर के लिए भी इलाज आसान हो गया है। जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आई वो इलाज करा लेगा। उससे ये फायदा है। फायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। उधर राज्य शासन से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करीब 4,406 गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन राशि के अलावा भोपाल गैस राहत विभाग द्वारा 1,000 रूपए प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन भी दी जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और 93 अन्य नेताओं के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
इन पर इस्लामाबाद में हाल में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और दंगों के आरोप हैं। इमरान खान की ओर से 24 नवंबर को प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। मौसम विभाग ने केरल, उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिण कर्नाटक में आज तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, कर्नाटक, गोवा तट, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में तूफानी मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन आज सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 274 के साथ ये खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 300 के पार चला गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात और सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया योजना में 21 खेलों के 2,781 एथलीटों की पहचान की गई है, जिनमें पैरा एथलीट भी शामिल हैं। योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया प्रतिभा विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इन एथलीटों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया प्रतिभा विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान की जाती है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की जाती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। ओमान के मस्कट में आज पुरुषों के हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल में पूर्व विजेता भारत का सामना मलेशिया से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। इस प्रतियोगिता का एक और सेमीफाइनल आज ही पाकिस्तान और जापान के बीच खेला जाएगा। प्रो कबड्डी लीग का अंतिम चरण आज से पुणे में शुरू हो रहा है। ये 24 दिसंबर तक चलेगा। बेंगलुरु बुल्स आज रात 8 बजे गुजरात जायंट्स से भिड़ेगी। दूसरी ओर पुनेरी पल्टन का मुकाबला आज रात 9 बजे चिर प्रतिद्वंदी यू मुंबा से होगा। फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने कल मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब पर 3-1 की शानदार जीत के साथ जीत की राह पर वापसी की। आगामी मुकाबलों में हैदराबाद फुटबॉल क्लब का सामना कल हैदराबाद में गोवा फुटबॉल क्लब से होगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लीरेन सिंगापुर में अपनी 7वीं बाजी फिर से खेलेंगे। ये मुकाबला आज दोपहर भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। शारजाह में अंडर 19 एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने जापान को 211 रन से हरा दिया है। भारत का अगला मुकाबला बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद विशाल। सरकार और विपक्ष के बीच संसद में जारी गतिरोध समाप्त होने को आज के सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, सत्ता और विपक्ष के बीच पिघली बर्फ, आज से बिना बाधा चलेगी लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर सर्वदलीय बैठक में गतिरोध समाप्त करने पर बनी सहमति। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए पाबंदियां लागू रहेंगी। हिंदुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेफ 4 की सख्तियों में किसी भी तरह की ढील देने से किया इनकार। शीर्ष न्यायालय ने कहा, इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा। जमीन अधिग्रहण के लिए ज्यादा मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच को स्थगित करने की खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, किसानों की कूच पर हफ्ते भर ब्रेक, यूपी सरकार से मिला वार्ता का आश्वासन। पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत बनाने में जुटा चीन, नौसेना प्रमुख का यह बयान राष्ट्रीय सहारा में है। नौसेना दिवस से पहले एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, सिगरेट और तंबाकू पर लगेगा 35% जीएसटी। दैनिक जागरण का कहना है, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने वाले मंत्री समूह ने लिया फैसला। धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 33 व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने निवेश सहित सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर माह के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 45% बढ़कर 29 अरब 79 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।